मेरे सम्मानित प्रिय, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, आपकी चिट्ठी आई है जिस कारण से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो चलिए, एक लंबे अवधि के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मुझे लगा था कि एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी आप लोग के सामने आना ही चाहिए। मैंने तो अपना नोट्स बहुत अच्छा तैयार किया था, बट रोज उतना लिखूं, रोज अपनी वीडियो को खुद से सेट करूं, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा था। फाइनली जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उसमें हमारी एंट्री हो चुकी है। अब बड़े मजे से पढ़िए। अभी कोई एक्सपेक्टेशन मेरे से मत कीजिएगा कि कब तक सर, कब ये खत्म होगा, वो सब बंद कीजिए। अब बस आप अपना काम करते जाइए। मैं अपने काम को अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया हूं। तो चलते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर भारतीय संविधान का एक कंसेप्ट थोड़ा सा डेवलप कीजिए। तो चलिए हम लोग भारतीय संविधान के कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में समझिएगा कि जो आपका इंडियन पॉलिटी का कंसेप्ट है, इंडियन पॉलिटी, आप जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं, इस इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए आपके पास बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। कहीं कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं कि हमको किस तरह से इसको क्रिएट करना है। तो आपको पता होगा कि जहां पर से आपका मॉडर्न हिस्ट्री, यानी ये जहां पर आपका खत्म होता है, वहीं से आपकी पॉलिटी की शुरुआत हो जाती है। तो आपको पॉलिटी की शुरुआत करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है नहीं। इन चीजों को समझिएगा, इन चीजों को हम लोग क्लियर कर लेंगे आराम से। तो अब चलते हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार हम लोग का माजरा क्या है, कैसे हम लोग का सीक्वेंस चलेगा। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले एक हम लोग के पास मिडिल फेज आया। उस मिडिल फेज के बाद हम लोगों ने अपना काम करना शुरू किया। अब सोचिएगा कि जो हम लोग का मिडिल फेज आया, वो मिडिल फेज को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, एक्टिविटीज हम लोग का कैसे होता है। तो आपको पता है कि 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद से ही हम लोग का रुख चेंज हो गया था। हम लोग संविधान की तरफ अब अग्रसरित हो रहे थे। यानी अब कहने का मतलब है कि हमारे जो मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट था, जो लास्ट पार्ट था, वो लास्ट पार्ट खत्म होकर के अब हम लोग भारतीय संविधान की तरफ मुखातिब हो रहे थे और इंडियन पॉलिटी को हम लोग अचीव करना चाहते, रिसीव करना चाह रहे थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1940 के बाद 1942 का सफर, जिसको हम लोग क्रिस प्रस्ताव बोलते हैं। इसके बाद 1945 में हम लोग के यहां बेबल प्लान आया था। 1946 में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान को देखा। 1946 में ही 1946 में हम लोग अंतरिम सरकार के गठन को देखा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग के पास एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीजों को समझिएगा कि हम लोग के यहां जो काम शुरू हुआ था, उस काम को हम लोग सबसे पहले समझ लें कि हम लोग का काम कैसा चला था। उस काम को समझिएगा तो आपका काम बहुत बेहतर हो जाएगा, आप चीजों को समझ पाएंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको एक चीज को दिखाते हैं कि ये समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का अप्रोच क्या है। संवैधानिक विकास के इतिहास को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन है, ये जो हम लोग के पास अप्रोच है, उसको हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में। तो दो भाग में जब हम लोग बांटेंगे तो समझिएगा इस बात को कि संवैधानिक विकास के इतिहास को हम लोग जो दो भाग में यहां पर बांट रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। थोड़ा सा यहां पर कंसेप्ट आपको करना है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या पोजीशन था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या पोजीशन था, उसको, इन चीजों को समझिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले वो जो हम लोग का अप्रोच चलेगा, वो 1773 से 1853 का कंसेप्ट, 1773 से 1853 तक का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग बोलते हैं, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए, इन सारे चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा सामान्य भाषा में समझिएगा। जब तक आप सामान्य भाषा नहीं समझेंगे, तब तक किताबी भाषा को आप कितने अच्छे तरीके से देख पाते हैं। देखिए, बात क्या था, जो हम लोग के यहां चार्टर एक्ट आया था 1600 में, 31 सितंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में आकर के, भारत में आकर के अपने व्यापार को आगे बढ़ाना, क्योंकि सभी लोगों का कंसंट्रेशन हमारे व्यापार की तरफ आना शुरू हो गया था। तो हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि भाई ये व्यापार का मामला था, लेकिन आपको पता है कि धीरे धीरे उसकी व्यापार की गतिविधि हमारे प्रशासनिक तरीके में शामिल होना शुरू हुआ।
यानी स्टार्टिंग में तो व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन का जोन उसने तैयार किया और हमारे यहां फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया और इस तरह से हम लोग को ही डिविजिबल कर दिया। अब इस चीज के सीन को कैसे हम लोग समझ सकते हैं? देखिए, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा बैकअप में आते हैं। हमारे यहां एक लड़ाई हुई थी 1757 का पलासी का युद्ध, आप लोग नाम सुने होंगे। उस समय सिराजुद्दौला नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। 1757 का पलासी का युद्ध और दूसरा हुआ था 1764 का बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों जो वॉर था, जो युद्ध था, इन दोनों युद्ध में अंततः भारतीयों की हार हो गई और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल बढ़ा। अब था क्या कि अगर उसका मनोबल बढ़ा है तो पक्का है कि ब्रिटेन जो है अपने तरीके से कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट करेगी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। वो जो कुछ भी करे उसके एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम रहे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात क्या किया इसने, इसको थोड़ा समझना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात को समझना है तो इस चीजों को समझिएगा कि इस संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भाग में विभाजित कर दिए हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बात था और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत की बात थी। तो आप समझिएगा, जब 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध में भारतीयों की हार के बाद अब क्या था कि जो कल तक बंगाल के नवाब थे वो पेंशन पे आ गए, जो कल तक मुगल के बादशाह थे उनको भी पेंशन पे ले आया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस देश के चीजों को, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, अब वो पेंशन पे आ गए। तो पेंशन का मतलब होता है कि आपका रिटायरमेंट हो गया है, रिटायरमेंट हो गया। तो 1757 के पलासी युद्ध और 1764 के युद्ध के बाद पूरी तरह से काबिज हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने अपने पोजीशन को चलाना शुरू कर दिया। अब कैसे चला इस चीज को देखिएगा। आपके पास अब वक्त है, अब वो चीज नहीं कि सर मैं राइट डाउन नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। देखो भाई, अब सब कुछ कर सकते हो, अब सारा सुविधा कर दिए हैं, सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कहोगे तो हम हट जाएंगे तो फिर आराम से लिख लेना जो चीज लिखना है, या फिर कहोगे तो बीच में हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक तक में आप लोग लिखिएगा, लेकिन मेरे से जुड़े रहिएगा। ये एक अच्छा मौका है, इस मौके को कैच कीजिए। क्योंकि बहुत दिनों तक हमने सोचा था कि आखिरकार क्या उपाय किया जाए। देखिए, आदत में जो शामिल है ऑफलाइन, वो तो उसका कोई जोड़ है नहीं। वो तो कितना भी बेहतर कर लेंगे तो निर्जीव चीजों को देख करके तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, एज्यूम करते हैं कि तुम बैठे हो, वो बैठा है, ए से जेड तक का सारा बच्चा बैठा हुआ है। कभी वाई वाले को कंसल्ट कर रहे हैं, कभी सी वाले को, कभी एस वाले को, कभी पी वाले को। एस वाले तो बहुत सारे हैं, सी वाले भी बहुत सारे, तो वो सारे लोगों को एक करते हैं कि चलो ये बच्चा यहां बैठा हुआ है, इसका फेशियल एक्सप्रेशन आया तो अच्छा लग रहा है। और नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं हुआ, अभी बहुत माजरा गड़बड़ चल रहा है। हर लोग निगेटिविटी माइंड में चल रहा है। हर दिन सुन रहे हैं कि बॉलीवुड में इन लोगों ने जितना ज्यादा उजाला है उतना उसके पीछे डार्क दिख रहा है। खैर, जो भी हो, हम इन चीजों पर डिस्कस करने नहीं आए, बस इतने चीजों को आप लोग के माइंड में दे रहे हैं कि अभी जो वक्त है उस वक्त में अपने आप को संयमित रखने का है। ये ना कि आप नकारात्मक पूरी तरह से हो जाए कि अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ मेरे पास नहीं बचा है। हर लोग प्रयास करता है, हर लोग अपने तरीके से लोग प्रयास करते हैं और इस प्रयास को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, मानते हैं कि अभी हम लोग के मुताबिक सारा माहौल नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हर वक्त आपका सब कुछ आपके मुताबिक चलता हो। कभी कभी आपके कुछ ऐसे चीजें चलती है जिसके अनुसार आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि अभी स्ट्रगल का लाइफ चल रहा है, आपके चारों ओर संघर्ष है, उस संघर्ष के बीच में अपने आप को स्थापित करना है। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि सर मोटिवेशन का क्लास डालते रहिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं अलग से मोटिवेशन का क्लास नहीं डालूंगा, मैं बस इसी क्रम में आपको मोटिवेट करता रहूंगा ताकि आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो और इस सिचुएशन में अपने आप को संभाल कर रखें। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होता है, जब घनघोर घटा छाता है, जब काली घटा घनघोर होती है तो हमेशा एक बेहतर उजाले की तरफ इंडिकेट करता है, वही आने वाला है। घबराइए नहीं, हम आपके साथ, अभी कोई एग्जाम नहीं है, लुत्फ उठाओ ना, मजा, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ द इंटरेस्ट जगह। अभी तुमको पढ़ना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है कि ये नहीं होगा सर, हम ये 23 अगस्त को एग्जाम था, वही एग्जाम नहीं है। देख, हम तो हर बार तुम लोग से एकदम श्योर एंड सर्टेन बात करते हैं। हमने कहा था कि डेट आएगा,
अगस्त के लास्ट वीक में दरोगा मेंस का आया। हमने यह भी कहा आएगा लेकिन एग्जाम होगा नहीं तो जो बच्चे हैं उनसे कंसर्न करके एक बार पूछ लो। मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करता जो मुझे जानकारी नहीं होती, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करता हूं जो मुझे पूरी तरह से जानकारी है। और होने दो ना, जब होगा मेरे पास तो इस बार पीटी का थॉक रिजल्ट है, आराम से इस बार देंगे। और जिसका नहीं पीटी वो भी घबराना नहीं, तुम दोनों बराबर ही जा रहे हो। 2500 वो जाएगा मेंस देने, तुम जाओगे पीटी देने। देख लेना यही समय आने वाला है, तुम्हारा पीटी का तब तक वैकेंसी आ जाएगा 2500 का, तब तुम वो देने जाओगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचो कि अभी तुमको टाइम मिला है, एक लंबी अवधि का छुट्टी मिला है, छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाइए और पढ़िए जम करके। तो समझिए, आते हैं पॉइंट पर, बाद में बात करेंगे। हम समझ रहे हैं तुम लोग ये सब बात सुनने में बहुत मजा आ रहा है तुम लोग को, और तुम लोग चाहते हो और बोले, हम बोलेंगे लेकिन आज सब बात नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे अगले अगले वीडियो में बोलते जाएंगे। पहले आज बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कंसंट्रेट करते हैं, कम टू द पॉइंट। तो 1757 और 1764 के, यानी इन दोनों लड़ाई के बाद अब ये पोजीशन आ गया। तो ये पोजीशन पे इसको थोड़ा सा बढ़िया से करते हैं, अभी उतना बुझा नहीं रहा है टेक्निकल, कभी हाथ वाला आ जाता है, कभी इरेजर वाला खुल जाता है, तो कोई सब अभी होगा। आज पहला दिन है ना, लेकिन पहला दिन बहुत सीख गए हैं, लगता है हम टेक्निकल एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। तो इस बार ऐसा नहीं कि क्लास में कोई कंप्यूटर का सवाल आएगा तो हमको कोनो दिक्कत होने जा रहा है, इस बार सब बात करेंगे ना जम के। तो देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर यानी 1853 के चार्टर एक्ट तक की बात है। और यहां पर क्या है ना कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 और गवर्नमेंट एंड इंडिया एक्ट जब 1858 आया तो कल तक जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो भारत के वायसराय हो गया और लॉर्ड कैनिंग पहला एंट्री ले लिया। देखो यहां थोड़ा सा एक इसको बोल सकते हैं झोल को समझिएगा। तो कुछ लोग बोलता है ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या है, 1757 और 1764 इन दोनों युद्ध के बाद, इन दोनों वॉर के बाद, समझिएगा इस बात को, 1757 और 1764 के बाद मामला एकदम अलग हो चुका था। 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर युद्ध, यानी पलासी की लड़ाई में जो कुछ भी बचा कुचा राशि था वो सारा खत्म हो गया। और 1764 में तो बंगाल के नवाब भी आ गए पेंशन पर, और मुगल बादशाह भी पेंशन, वो भी 53 लाख के पेंशन पे चले गए, ये भी 26 लाख के पेंशन पे चले गए। तो कहने का मतलब है कि कल तक इस देश के को जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहा था, अब वो क्या कर रहा है भाई, अब वो पेंशन पे चला गया। तो हमारे यहां तो नियम है, ग्रामीण स्तर पे कहा जाता है कि आपका रिटायरमेंट हो गया, अब आपका पेंशन स्टार्ट हो गया, यानी आप चुपचाप से भोजन कीजिए और घर में रहिए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अब आपका बच्चा देखेगा। बस यही बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शुरू से बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह और अवध का नवाब का तो खैर धज्जी उड़ा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहा भाई तुमको कौन कहा था बीच में कूदने के लिए, तुम तो आराम से थे। तो अवध के नवाब का कहना था कि चूंकि अवध के नवाब को लगा था कि चलो तीनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ देते हैं तो यहां का काम आसान हो जाएगा। लेकिन हार के बाद अवध को बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ा और कहा गया कि जो कंपनसेशन है, जो ये युद्ध हुआ उसका कंपनसेशन का क्षतिपूर्ति तुम करोगे। अवध के नवाब को लगा कि बेकार का हम इसमें शामिल हो गए, दो को तो कम से कम पेंशन मिल गया, हमारा इस जगह छीन करके इन दोनों को दे दिया गया और युद्ध का कंपनसेशन भी हम ही से तैयार कर लिया गया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से काम कर लिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, सोचिएगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से काम करती है, समझना है, तो ब्रिटेन का इंटरेस्ट तो उसमें गायब हो जाएगा। तो ब्रिटेन तो अपना इंटरेस्ट कोऑर्डिनेट करेगा ही। तो ब्रिटेन अपने इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए देखिए क्या करता है, कल तक जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को जो नियम और कानून बनाने की जो स्वतंत्रता थी उसको कंसंट्रेट करके बंगाल को कंसंट्रेट कर दिया गया और उस बंगाल पर पूरे कोऑर्डिनेशन का काम कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। यहीं तक काम नहीं छोड़ा, एक और काम बात सुन लीजिएगा। उसने कहा कि गवर्नर जनरल अगर तुम्हें कुछ करना होगा तो तुम्हारे ऊपर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी काम करेगा। भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर अब क्या करेगा, गवर्नर जनरल को पावर दे दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को पीछे से लगा दिया 4 लोगों को, क्लैबरिंग, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस और बर्बेल, ये 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को एक किस पे, एक जो है गवर्नर जनरल पे लगा दिया। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय थे गवर्नर जनरल और 4 इस पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर को, इससे ये गवर्नर जनरल है और 4 इसको राउंड अप लगा दिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, कहा कि तुमको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी डायरेक्शन को आगे बढ़ाना है,
ये 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर तुमको कोऑर्डिनेट करेंगे। अरे भैया तो बनाए क्यों, अब तो काम खत्म हो गया। जब गवर्नर जनरल सारा मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी का पूरा पावर बंगाल प्रेसिडेंसी को कोऑर्डिनेट कर दिया, उस पर फिर 4 लोग लगा दिए, इसका मतलब साफ स्पष्ट हो रहा था, क्लियर कंसेप्ट आ रहा था कि ये काम जो होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए संविधान को एकदम सीरियसली संविधान की तरफ अपने आप को संविधान मत बना लो कि सर हम अनुच्छेद नंबर इतने के तहत ये काम करें, अनुच्छेद नंबर इतने के तहत भाग इतना हमको कोऑर्डिनेट कर। संविधान को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लाओ, अपने आप को शामिल करो। मैंने बहुत लोगों को देखा कि संविधान पढ़ा रहा है तो बहुत सीरियस हो जा रहा है, देखिए ये होता है, ये कार्यपालिका, ये विधायिका। है भैया ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे और ये जबरदस्त हम लोग का कंसेप्ट आएगा। और हम पढ़ा देते हैं और इसका फिर अब जो है एमसीक्यू को कराने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एमसीक्यू लाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपसे पूछते चल जाएंगे, हो सकता है वो लाइव आ जाए, लाइव में आप लोग सब उधर से आंसर दीजिएगा और जो दीजिएगा इधर से उसको शाबाशी मिलेगा। माथा तो ठोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग को कम से कम पीठ ठोकने का जो ठोक करके जो आशीर्वाद मिला करता था, अभी तो उसमें वक्त लगेगा। अभी तो यहीं से समझ लीजिएगा, यहीं हाथ उठा करके आप लोग को देंगे तो आप लोग को लगना चाहिए कि एनर्जी मिल गया है और पूरी तरह से एकदम मजबूती के साथ रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप तो अब समझ गए इसका माजरा। संवैधानिक विकास के इतिहास में हम इसको 2 विभाग में बांट लिए, 2 भागों में बांटे, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। 1757 का पलासी की लड़ाई, 1764 का बक्सर का युद्ध, पूरा मामला खत्म कर दिया। एक को 53 लाख के पेंशन पर, एक को 26 लाख के पेंशन पर रख लिया। उस समय बंगाल के नवाब को पेंशन पर रख लिया गया। देखो है क्या ना कि इसको समझाने के लिए इतिहास का बैकग्राउंड जरूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका हम लोग टच देते जाएंगे। ज्यादा बैकग्राउंड करेंगे तो फिर पता चला कि मेरे आदत में शामिल है कि प्रहार हम करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें तो मन कर रहा है कि इस पूरे मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी दोनों को एक ही साथ समेट के खत्म कर दें, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये क्लासरूम है नहीं, हर बच्चा समझ नहीं पाएगा। कुछ नए बच्चे भी इससे अटेंटिव होंगे। नया बच्चा एकदम समझना, एकदम धीरे धीरे समझना है, एक एक चीज को अच्छा से पढ़ना। ऊपर में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। 2 ठो कॉलम बना है, एक ठो बाएं साइड, एक ठो दाएं साइड वाला। पहले बाएं वाले की तरफ बात कर रहे हैं। बाएं वाले की तरफ दिखेगा कि इस दोनों के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और फिर आया चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। अब देखिएगा नीचे थोड़ा इसको पढ़ते हैं हम लोग। बोलता है भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जैसे 1600 में 31 दिसंबर 1600 की स्थापना हुई, वो अपना राजलेख गुजलेख चलाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारा चीजों को चार्टर एक्ट, पहले तो 15 साल की व्यवस्था थी, फिर उसको आगे बढ़ा के 20 साल उसको व्यापार करने की अनुमति दी गई। एलिजाबेथ फर्स्ट ने ऐसा काम किया था, तो इसको समझिएगा। बोलता है 1600 के चार्टर एक्ट के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, याद रखना है, जिस वक्त 1600 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था उस समय महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। बदमाशी क्या करेगा कि ऑप्शन में एलिजाबेथ द्वितीय भी डाल देगा, तो बच्चा से घबराता है कि अरे प्रथम पढ़े थे कि द्वितीय पढ़े थे, बगल वाला से पूछ रहा है। अपने ज्यादा एग्जामिनेशन में दूसरे विश्वास हो जाता है, पूछा जा रहा है प्रथम था कि द्वितीय, तो वो तो बगल वाला तो अपने बकलूल है, वो तो अपने बोल रहा है हाँ लग रहा है द्वितीय ही। हम लोग क्या करते हैं, अपने पे कम कॉन्फिडेंस, दूसरे पे ज्यादा कॉन्फिडेंटेड हो जाते हैं। गलत फहमी, चीजों को बारीकी से पढ़िएगा। भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। 1600 के चार्टर एक्ट के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। यानी स्टार्टिंग फेज में 15 वर्ष था, बाद में इसको बढ़ा करके 20 साल कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वैसे आपको हमने बताया भी था कि इससे पूर्व जो है, इससे पूर्व हम लोग बात करें तो इससे पूर्व काफी लोगों आगमन हुआ यूरोपियों का, जिसमें से आपको हमने बताया भी होगा कि 1498 में पुर्तगाली की एंट्री हुई है। व्यक्तिगत तौर पर अगर बोला जाए तो व्यक्तिगत तौर पर पहले डच की एंट्री हुई थी, लेकिन कंपनी के तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं। कंपनी के तौर पर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच जो हॉलैंड के निवासी थे, 1616 में डेनिश, उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी और 1731 में स्वीडिश, इन लोगों का आगमन हुआ। 1498 में पुर्तगाली, सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, केप ऑफ गुड होप्स उत्तर मासा अंतरिक्ष, जिसका खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। वो सबसे पहले कालीकट पे पहुंचे थे, जहां के राजा जमोरिन थे, भव्य स्वागत किया था। कोई भी विदेशी हमारे यहाँ आता है, देखते हैं सब लोग लग जाता है कि फॉरनर है, तो फोटो खिंचवा लेते हैं।
अरे भैया, आगरा में या ताजमहल देखने या फिर दिल्ली में घूमने आया है कोई फॉरेनर, तो आप उसके साथ कंधे से कंधे मिला के फोटो खिंचवा दो, उसके लिए भी तो बहुत बड़ी बात है कि हमें इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। हम लोग अमेरिका और ब्रिटेन जाते हैं, कहां हम लोग के साथ कोई कहता है कि हम लोग के साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए। अरे भाई, आप उन लोग के लिए आप भी विदेशी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मन को बनाकर रखिए, एकदम मजबूती के साथ रहिए। और भारतीयों में जो सांस्कृतिक एकता है, जो सॉलिडिटी है, वो कहीं मिलने वाला है नहीं। एकदम एकदम अपने मन को बनाकर रखिए, मन को हल्का सा भी निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। इन्हें कि पढ़ रहे हैं तो मुंह एकदम पढ़ाकू टाइप का कर लिया। अभी हमने एक पोस्ट डाला था फेसबुक में, हमने कहा था स्टाइलिश बनो। अरे भाई, हम हैं स्टाइलिश, तो स्टाइलिश क्यों नहीं रहेंगे? अब गोबर ऐसा मुंह करके आप पढ़ाई तैयार शुरू कीजिएगा तो कहां तक आप सक्सेस कीजिएगा? कोई जरूरत नहीं कि मुंह एकदम भगवा के पढ़ने का जरूरत, एकदम खुलेआम पढ़ो ना, पूरा स्टाइलिश रखो। जितना स्टाइल डेवलप करोगे, जितने तरीके की चीजों का डेवलपमेंट करोगे, उतना मजा आएगा। चलो निकलते हैं इस काम से। तो 1498 में किसकी एंट्री? पुर्तगाली की। 1600 में किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में कौन? डच। 1616 में कौन? डेनिस, डेनमार्क का निवासी। 1664 में फ्रांसीसी और 1731 में स्वीडिश। कब आया, कब गया? अटेंडेंस बनाया होगा, निकल लिया होगा। इस तरह का बहुत लोग आया अटेंडेंस बनाया, चला गया। अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बहुत कहानी पुर्तगाली का सही है। इसका कहानी अगर खत्म करेंगे तो पूरा संविधान और मॉडर्न इंडिया पूरे खत्म ही कर देगा, यानी इस पर तो बात करते हैं। बेसिकली 1664 की बात करें तो फ्रांसीसियों का मामला एकदम तगड़ा था, और यहां पर ये दोनों के बीच में तो गजब का राइवल देखने को मिला। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में फ्रांसीसी, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों यूरोपीय महाशक्ति थी, दोनों का आपस में किसी ना किसी बहाने कॉलिजन हो रहा था, टकराव हो रहा था, और उसका जो ये युद्ध क्षेत्र ढूंढ लिया था वो भारत को चुन लिया था। लेकिन इन दोनों के युद्ध का जो फासला था, उस एक कंप्लीट फासले ने इस चीज को कंप्लीट कर दिया था। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच के सिस्टम को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले 1600 में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई थी और 1602 में डच आया था, इन दोनों के बीच का मामला 1759 के बेदरा युद्ध के बाद खत्म हो गया। एक युद्ध हुई थी जिसका 1759 में बेदरा का युद्ध था। इस बेदरा युद्ध के बाद डच का जो अस्तित्व कंप्लीटली खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहां से रिलीज का काम हो गया। इसके जस्ट एक साल बाद 1760 की अगर हम लोग बात करें तो एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिवोर्स का युद्ध। इस बॉन्डिवोर्स में इस बार फ्रांसीसियों का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो ये ओवरऑल इसमें से जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, यानी 1600 में जो हम लोग के पास ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात को सामने लाया, यही मजबूती के साथ यहां पर मुखातिब हो पाया। अब चलते हैं हम लोग इस पर बात करते हैं थोड़ा सा कि इसका बेसिकली मामला है क्या। तो ये पूरा सिस्टम है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग इस बात को देखते हैं कि मामला क्या चल रहा है। देखिएगा, सब सीख गए, समझिएगा। तो ये मामला हो गया। अब 1858 में क्या था कि जब ये इस चीजों को हम लोग देखे तो इसमें सबसे पहले किस रूप में आया? तो इसमें सबसे पहले जो आया था, जो जिस रूप में, वो हमारे पास था, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले 1773 में 1773 की बात करें तो जो कल तक बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए, इस पोस्ट पर आ गए वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर देखिएगा बाद में क्या हुआ, 1773 के बाद एक बीच में हम लोग के पास फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। जो कल तक बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया और इस पद पर आ गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर समझिएगा 1858 में, एक्चुअली इसके पीछे बैकग्राउंड है 1857 का सिपाही विद्रोह। इसके बाद 1858 में क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ला करके जो कल तक भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय हो गया और उस पद पर आ गए लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से हम लोग के यहां बदलाव होते रहे और इस बदलाव को हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली इस चीजों को हम लोग को अब समझना है कि इसमें अप्रोच हम लोग का क्या आ सकता है। सोचिएगा, तो कह सकते हैं कि जो हम लोग के पास एक जो यहां पोजीशन आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, 1858 से 1947 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, तब फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिस प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और माउंटबेटन योजना 1947। अगर ये पूरा क्लियर कर दिए बुआ, एक को क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। और वो सब झूठ मूठ का एक एक चीज को देखो, बहुत स्लो पढ़ने का तो फिर तो कहीं देख लो,
कहीं और पढ़ लो जहां स्लो पढ़ाता हो आराम आराम से, कि चलिए मिट्टी के प्रकार, प्रकार लिखने में 3 बार प्रकार पूछता है कि प्रकार में रेप दे दें कि छोड़ दें। इस सब चक्कर में मत रहिएगा, सीधा सीधी एकदम एफर्ट पे आइएगा और चीजों को समझिएगा। अब क्या है ना कि ध्यान देना है कि जो हम लोग का अप्रोच आया है, ये जो हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ये सारे चीजों पर, इसको हम लोग थोड़ा सा अप्रोच कर लेते हैं। हाँ समझिएगा। अब यहां पे क्या है कि हम लोग को अब कहां से स्टार्ट करना है, ये पेज तो समझ गए, राइट डाउन कर लेना। ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लिखना, संवैधानिक विकास के इतिहास को हम 2 भागों में विभाजित कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लाइन को ध्यान रखना है, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये 1773 का पोजीशन कहां से आया था, अभी तुरंत हमने बताया था कि 2 लड़ाई हुई थी, अभी बताया ना आपको तुरंत कि 2 लड़ाई हुई थी, एक 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। हम इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बता चुके हैं। इसके बैकग्राउंड में हमने बताया था कि पहले पुर्तगाली, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, फिर डेनिस के बाद फ्रांसीसी और बाद में स्वीडिश, इस तरह का लोगों का आने का क्रम भी हम लोग देख चुके हैं। यह सारा हम लोग का दिखा भी है। इन सारे चीजों के बाद अब हम लोग आते हैं इसके एक पॉइंट पर, यानी हम लोग अब बात करना चाहते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का क्या कंसेप्ट है। समझिएगा थोड़ा सा कि इस कंसेप्ट में हम लोग को करना क्या है। अब इस पूरे कंसेप्ट में हम लोग को थोड़ा इसके बैक में जाना है, थोड़ा आगे बात करना है। देखिएगा दूसरा पेज आ गया, ध्यान से रखना, ध्यान देना है, दूसरा पेज आ गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले एक 1726 का राजलेख को समझना आवश्यक होगा। यह समझना कि इसका राजलेख का क्या कंसेप्ट है। 1726 के राजलेख को थोड़ा हम लोग को समझना है, क्या है। बोलता है 1726 के राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यानी 1726 का जब राजलेख आया था तो मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपाल था, उसकी परिषद को विधि बनाने का शक्ति, यानी सब अपना प्रेसिडेंसी अपना अपना नियम बना सकता है। अब यहां से क्या मामला स्टार्ट हुआ 1773 रेगुलेटरी एक्ट में। उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता भी है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। एक सेक्रेट कमिटी बनाया, गुप्त समिति का निर्माण किया इसकी सिफारिश पर, जिसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्य को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना। हमने पहले भी कहा था कि अब जितना भी कंपनी की एक्टिविटीज हो रही थी वो सारे अब ब्रिटेन उस पर अपना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चाह रहे थे, और उसके लिए अब उसे नियम बनाना आवश्यक था ही। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्य को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना, जो भी डिसक्वालिटी है उन चीजों को खत्म करना। अब समझिएगा, गतिविधि का 2 मुख्य का केंद्र कहां था, तो पक्का एक इंग्लैंड होगा और दूसरा इंडिया होगा। ये दोनों गतिविधि का केंद्र होगा। बोलता है, ध्यान देना है, समझिएगा। तो ये गतिविधि का 2 मुख्य केंद्र इंग्लैंड और इंडिया था। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में 2 ऑर्गेनाइजेशन था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मेंस में भी कभी लिखने का मौका होगा तो जम के लिखना है, क्योंकि कोई भी चीज फैक्चुअल टाइप का मत पढ़िए। अब तो क्वेश्चन आने का तरीका एकदम अलग हो गया है। अब तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि कहीं से टक्का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पढ़िए ना आराम से, कोई अभी तुरंत एग्जाम होने वाला नहीं। आप में हड़बड़ाहट क्यों है? आप आराम से पढ़िए, आप आराम से चीजों को समझिएगा। समझना है कि चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो आ गया। तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। क्या बनाया था? गुप्त समिति, सेक्रेट कमिटी का निर्माण किया था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी के कार्य को भारत तथा ब्रिटेन में दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना। अरे भैया, जब वहां कंपनी दोनों जगह है तो पक्का है कि दोनों जगह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो होगा ही। कंपनी में व्याप्त दोषों को, देखिए कंपनी में
जो कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना गतिविधि का दो मुख्य केंद्र बनाया था, इंग्लैंड और इंडिया। अब इसको समझिएगा, थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट करके आपको बताते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। अब जब ये इंग्लैंड की हम लोग बात करें, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो पक्का दोनों जगह से इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में दो ऑर्गेनाइजेशन था। एक कौन था? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। समझना है इस बात को। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ये दोनों किसके अंतर्गत काम कर रहा था? उस समय काम कर रहा था होम मिनिस्ट्री का एक पार्ट था। समझना है इस बात को। यानी इंग्लैंड में दो पार्ट काम कर रहा था, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। देखो, प्रोप्राइटर्स नहीं होगा तो डायरेक्टर्स बनेगा नहीं, तो समझ लो कि प्रोप्राइटर्स उसका बैकअप बहुत अच्छा तगड़ा है। यही प्रोप्राइटर्स अपने आप को काबिज करेगा और आईएमएफ के सिद्धांत पर चलिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या बोलता है कि जिस देश का एसडीआर जितना अधिक होगा उसकी वोटिंग कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी। देखो, आदत है प्रहार का, थोड़ा जोड़ लेते हैं इकोनॉमिक्स को। जिस देश का एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स जितना अधिक होगा, एसडीआर यानी गोल्ड पेपर जितना ज्यादा होगा, उसकी वोटिंग कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी। और इस आधार पर हर 1 लाख एसडीआर पर एक वोट का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा किसी देश का। इसका मतलब जिसके पास अधिक पैसा आईएमएफ में उसका ही दबदबा ज्यादा। क्योंकि आपको पता है कि आईएमएफ किसी को भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक में खास अंतर यही है कि वर्ल्ड बैंक किसी को भी लोन प्रोवाइड करेगी और आईएमएफ सिर्फ अपने सदस्य देशों को लोन प्रोवाइड करती है। बाकी कॉमन तो बहुत सारा चीज है। दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, दोनों का स्थापना 1945 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद, ये सब कॉमन बात है। उसके जो आईएमएफ का सदस्य देश होगा वो अपने आप वर्ल्ड बैंक का बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, जो उससे हटेगा इससे भी हट जाएगा। खैर, वो इकोनॉमिक्स की बात है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, हम कभी उस पर इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के माहौल को देख करके तो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद जब होता है ना कि कोई चीज का एक इंटरेक्शन शुरू होता है तो लगता है कि बस इसमें लग जाए, लगता है कि 8-10 घंटा पढ़ाते रहे। बस आप लोग थोड़ा पेशेंस रहे। ऐसा नहीं कि शुरू के दिन में ही इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाए कि हम लोग उससे थक जाए, उससे नॉन इंटरेस्टिंग जोन में चले जाएं। हम लोग धीरे धीरे इंटरेस्टिंग जोन को क्लियर करेंगे। और सच मानिए तो अब मजा आ रहा है। वो लिखने में बहुत दिक्कत होता था, कभी कैमरा नहीं आ रहा था, कभी वो नहीं आ रहा था, कभी वो नहीं आ रहा था। तो फाइनली अब लग रहा है कि स्टूडियो हमें काफी सपोर्ट करेगा, और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में तीनों साइंस पेपर को पहले एक बार कंप्लीट कर दें। चूंकि दरोगा मेंस में और खासकर जो एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो उसका जो पीटी होने वाला है उसमें साइंस का दबदबा रहेगा। और जो बच्चे एस्टेट का एग्जाम देंगे जिनका साइंस बैकग्राउंड है, तो पक्का है कि बायो वाले से मैथ्स और बायो और केमिस्ट्री पूछा जाएगा, मैथ्स वाले से फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा। तो अब एक सिलेबस इसका रूपरेखा तैयार कर दिया गया है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक रामबाण को छोड़ूं जिससे सारे कामों को हम अंजाम तक पहुंचा पाऊं, और मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। कारण क्या कि हर बार या तो कभी इंडियन पॉलिटी, कभी मॉडर्न इंडिया, कभी ज्योग्राफी, वैसे सब सेक्शन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग जोन है। जो भी मिलता है मैं उसके साथ बहुत बेहतर तरीके से, बड़ा इंटरेस्ट लेवल के साथ उसके साथ हो जाता हूं। ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान की स्पेशलिटी है और ज्योग्राफी की नहीं है। मैं बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा तो उतना ही शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा तो उतने ही शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे उन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं होता है, मुझे उन सारे सब्जेक्ट में डूबना होता है। और जिस फैकल्टी के पास ये कैपेबिलिटी हो गया, उसके डूबने की आदत आ गई है, उसमें सर्च करने की आदत है, उसको खोजने की आदत हो गई है, तो पक्का है कि आप लोग के लिए बेहतर कर जाएगा। नहीं तो प्रोफेशनली कि हम सर 2 लाइन पढ़ाएंगे, 2 मिनट का एनर्जी मिलेगा तो 2 लाइन को खींच पाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं है। चीजों को पढ़ना है तो उसमें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पूरे इंटरेस्ट लेवल के साथ उसमें जाना पड़ता है, और जाइएगा तो फिर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए अब इस बात को समझिएगा, बड़ा सिंपल है कि ठीक है सर, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंग्लैंड और इंडिया अपने दोनों कंपनी के थ्रू कोऑर्डिनेट करना चाह रहा था। मानते हैं? तो मानते तो भाई इसमें 2 कंसेप्ट क्या है, एक बोलता है कि प्रोप्राइटरशिप होगा, एक बोलता है डायरेक्टरशिप हो गया। देखना, इस चीज को समझना बढ़िया है। ये चीज को जब तक नहीं समझोगे तो तुम्हें पता नहीं चल पाएगा क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं कि संविधान आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
पढ़ाएं, 4 लाइन बोलते हैं, बोल देते हैं पहले 4 लाइन। इसको पढ़ना होता तो हम कभी बोल के निकल जाते 2 मिनट में। 4 लाइन क्या बोलेंगे, मिला लेना सबसे। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ के गुप्त प्रतिवेदन पर शामिल किया गया। एक सेक्रेट कमिटी था, जो कल तक बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। इस पद पर आ गए वॉरेन हेस्टिंग्स। खूब पढ़ाएंगे तो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर आ गया, क्लेबरिंग, मानसन, फिलिप फ्रांसिस और बर्बिन। खूब इसमें उनको मजा आएगा तो बोलेगा इसके थ्रू एक संघीय न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थे। यही बात खत्म हो गया। और अगर एसेशन रीजन का क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो फिर क्या होगा? अगर एसेशन रीजन का क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित तथ्यों में से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या सत्य है क्या असत्य है, और दे दिया प्रोप्राइटरशिप और डायरेक्टरशिप की बात, तब फिर कहां जाइएगा? तो खोजिएगा सर एलिजा एम्फे को, नहीं होगा उससे काम। दे देगा कि जो प्रोप्राइटरशिप था और जो डायरेक्टरशिप था, उन दोनों के बीच में क्या संबंध थे। तो प्रोप्राइटरशिप और डायरेक्टरशिप को समझिएगा तब तो समझ लीजिए, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि उसको समझने के लिए हमें बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, तो साधारण भाषा में समझते हैं। कंट्रोल कहां करना चाह रहा था? भारत में। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर का तार कहां था? इंग्लैंड में। उस तार का ब्रांच कहां पे खुला हुआ था? भारत में। इन दोनों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन कब होता? जब इसके बीच के लोगों में आपसी एडजस्टमेंट होता, कोऑर्डिनेशन होता, तब तो हो पाता। तो इसके लिए क्या था? 2 सेक्शन, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। दोनों बात को समझिएगा। इन दोनों पर किसका कोऑर्डिनेशन? होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री इसको कोऑर्डिनेट करती थी, प्रोप्राइटर्स को, डायरेक्टर को। अब देखिए यहां पर एक खेल है, बोलता है 24 डायरेक्टर्स होते थे जिनका सिलेक्शन प्रतिवर्ष कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा किया जाता था। ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्टर्स का सिलेक्शन प्रोप्राइटर्स कर रहा है, तो इसका मतलब प्रभावी कौन? प्रोप्राइटर्स। सिलेक्शन किसका कर रहा है? डायरेक्टर्स का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था, ठीक है। जो करता था वो उसका सीईओ होता था, जो प्रेसिडेंट होता था वो उसका सीईओ कहलाता था। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को समझते हैं कि भाई क्या बात है, समझिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था और कंपनी का सीईओ होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1000 पाउंड के शेयर होल्डर्स होंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा आईएमएफ की बात को, कि आईएमएफ में उसी देश को ज्यादा वोट देने का अधिकार होगा जिसके पास एसडीआर का पावर ज्यादा होगा। हर 1 लाख एसडीआर पर एक वोटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। स्पेशल ड्राइंग राइट्स गोल्ड पेपर के रूप में होगा। बस यही बात थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि भैया जिसके पास शेयर होल्डर्स, देखिएगा थोड़ा सा आदत से लाचार है, नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा हम पढ़ा क्या रहे हैं। आपको समझना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप चूंकि मूड में आ गए अब बोलेंगे। देखो शेयर्स का क्या मामला है। शेयर्स के निकलने के पहले इसका नाम होता है आईपीओ, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। 12 दिन के बाद उसको शेयर में कन्वर्जन होता है। अब इस शेयर का मामला भी बहुत लंबा चल जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, जिसको हम लोग डिविडेंड शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जिसको डिविडेंड लेने का होता है, जिसको बाद में बाहर से जो पैसा लगा रहा है, बहुत सारा इसका शेयर होल्डर्स की बात है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। शेयर का मतलब है कि अगर ये मान लीजिए कंपनी है तो इसमें जो लोग पैसा लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इसके पार्टिसिपेशन में है। जो बाहर से पैसा लगा आ रहे हैं तो जो भी डिविडेंड होगा, जो भी लाभांश होगा, सबसे पहले इनके बीच ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब होता है क्या कि जिस पर कंपनी का मालिकाना हक हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि वो पैसा ना लेकर के बल्कि अपने शेयर को ही उसके जो लाभांश होते हैं, जो डिविडेंड होते हैं, उसी को उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, विनिवेश भी बोलते हैं। चलिए उस पर विनिवेश पर भी हम लोग बात करेंगे। इकोनॉमिक्स चलेगा तो जम के बात करेंगे, शेयर पर बात करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बात करेंगे, एनएससी पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस का क्या कंसेप्ट है, वो हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा चूंकि देखो बात क्या है कि हर चीज को समझाने के लिए बैकग्राउंड हर सब्जेक्ट कर लेंगे। बायो पढ़ा रहे हैं, अगर केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी तो केमिस्ट्री लाकर उसको समझाएंगे। जब तक आप समझिए नहीं तब तक आज ये काम चलते रहेगा, समझिएगा। बोलता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था और जो कंपनी का सीईओ होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1000 पाउंड के शेयर होल्डर्स होंगे। इसका मतलब है कि जो
ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी में जो पूंजीपति थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उन्हीं का पार्टिसिपेशन होता था। और अगर उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि उन लोगों के पास एक अधिकार है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुन ले, और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगी, अब वो मिला जुला करके अपने काम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। तो कहने का मतलब ये स्पष्ट हो गया, इस चीजों को समझिएगा कि हम लोग का जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में तो एक चीज समझ में आ रहा है कि ये सारा हम लोग का काम खत्म हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग को देखते हैं कि भाई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या, क्या क्या पोजीशन हम लोग को देखने को मिला। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर काम करते हैं, आगे क्या इसका पोजीशन है। अब आ गया पूरा कंप्लीट पोजीशन, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर ले, देखिएगा। ई पेज को एकदम दिमाग में रखना है, ई पेज गड़बड़ाया तो कोनो फायदा नहीं होगा। कहां गया प्लस वाला, हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर देना, देखो दिख रहा है ना, बढ़िया से देखना। बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी शासन के अधीन। अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के गुप्त प्रतिवेदन सेक्रेट कमेटी ने 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, चमक नहीं रहा ना, और नीचे करते, अब दिख रहा है सही से, ठीक है। देखिएगा, बोलता है ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य था इसका, 1773 के लाने के पीछे वजह क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था। बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक निगरानी कमेटी, आपने पहले भी कहा था कि ऑब्जर्वेशन था, निगरानी करना था, एक उसको जो है ना सुपरविजन के लिए तैयार किया था कि भैया तुम गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, उसका पूरा हमको एकदम ब्यौरा चाहिए, डिटेल चाहिए। कंपनी के व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना। एक चीज देखना कि कल तक जो ट्रेड का काम चल रहा था, अब उसमें कन्वर्जन ऑफ द ट्रेड का सिस्टम शुरू कर दिया, थोड़ा उसको पॉलिटिकल कर दिया कि तुम जाकर के काम कर रहे हो ट्रेड का, यानी कि तुमने नब्ज को पकड़ा, इकोनॉमिकल चैनल को पकड़ लिया, नब्ज को पकड़ लिया। अब तुम्हारा पॉलिटिकल मतलब अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल कर पा रहे हो कि नहीं, और राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसको पता था कि हमने तो भेजा था ट्रेड करने। 1600 का चार्टर एक्ट क्या था कि 15 साल के लिए भाई आप जाकर व्यापार का काम कीजिए, लेकिन यहां करके आप करने क्या लगे कि धीरे धीरे अपने आप को उसमें शामिल करिए, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा बन गए। तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा है कि दैट इज द सीन ऑफ द पॉलिटिकल, आप राजनीतिकरण का सिस्टम आप शुरू करने वाले हैं। मैंने इन बातों को बड़ा अच्छे लैंग्वेज में लिखा है कि कंपनी के व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना, राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, उसका जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि सही माने में इंडिया में यह व्यापार कम और राजनीतिक ज्यादा कर रहे हैं, तो क्यों ना इसी को प्रोसीड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ब्रिटिश संसद का यह पहला प्रयास था जिसमें इंग्लैंड में कंपनी में निहित दोषों को दूर करके संसदीय नियंत्रण द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए प्रयास किया गया। तो हमने पहले भी कहा था कि प्रोप्राइटरशिप और डायरेक्टरशिप दोनों मिलकर के एक बेहतर इसका आर्किटेक्ट तैयार हुआ, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, और इस स्ट्रक्चर को आगे प्रोसीड करने का काम किया कि प्रोविजन क्या था, इस पर ध्यान करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, कोई बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टर्स की संख्या 24 निर्धारित की गई थी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस बात पर हमने चर्चा भी किया था कि तीनों प्रेसिडेंसियों का पावर जो है ना कंसंट्रेट कर दिया किस पर, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम अब बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिस पोस्ट पर एंट्री हुई किसकी, वॉरेन हेस्टिंग्स की। गवर्नर को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी की स्थापना की, जो एग्जीक्यूशन था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, ये 4 थे। ये एग्जीक्यूटिव, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। ये वॉरेन हेस्टिंग्स को चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या इसका सिस्टम चल रहा था। ये पहला है क्लेवरिंग, दूसरा मॉनसन, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये गवर्नर जनरल को क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, क्योंकि चाह नहीं रहे थे कि कोई ऐसा काम हो जिससे सीधा सीधी इसके पास पूरा पावर तो हमने दे दिया है कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी का कंसंट्रेशन पावर बंगाल के पास होगा, तभी तो बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो निश्चित तौर पर अगर उसको कंप्लीट फ्री छोड़ दिया जाएगा तो वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे इसका हम आगे एक उदाहरण बताएंगे कि एक स्पेशल सेटलमेंट एक्ट आया था 1786 में, एक व्यक्ति को सोच करके लाया गया था जिस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस।
उसने कहा था कि कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर नहीं, कोई कहीं नहीं, सारा पावर ऑफ अथॉरिटी मेरे पास दो, तब हम भारत में जाकर साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाएंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे कि वो सेटलमेंट एक्ट हुआ कैसे था। तो चलते हम लोग बात करते हैं अब, यानी बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कलकत्ता में एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें सर एलिजा एम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। ये घटना है 1774 में, और यह एक अभिलेखीय न्यायालय है जिसको कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, जिस बात की चर्चा हम लोग आगे संविधान में करेंगे कि इसके लिए एक विशेष अनुच्छेद है कोर्ट ऑन रिकॉर्ड की बात, कि भाई अगर कोई डिसीजन हुआ है तो आप, अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, यानी हाईकोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय है, तो आप अपने जजमेंट को अपने पास सुरक्षित रखने का आप पूरी तरह से जिम्मेवार है। और अगर किसी तरह से आप अपने जजमेंट को प्रिजर्व करके अपने पास नहीं रख पाते हैं तो आपको पनिशेबल चार्ज के तौर पर किया जाएगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभिलेखीय न्यायालय अपीलीय अधिकार है, प्रामस, ये प्रथम अपीलीय अधिकार किसको बोलते हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी किसको बोलते हैं, हम लोग सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये शुरुआत है, आगे देखिए होता क्या क्या है। देखिए बात क्या है ना कि बस इतना ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से हम स्वस्थ रहे, और यही जुनून मेरे दिमाग पे चढ़ा रहे, कोई ऐसा चीज नहीं जिसे हम खत्म करने के लिए हमें कोई ऐसे मशक्कत करने की जरूरत नहीं कि 2 या 2.5 महीने। अगर मूड चेंज हुआ, भी मैंने बात भी किया था कि कहीं घबराए तो यहीं पर एक बिछावन लेकर आके सो करके कंप्लीट 8-10 दिन में सब चीज खत्म कर देंगे, तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आराम से, अभी चूंकि एक स्पीड है मेरे माइंड में चल रहा है कि हम आपके साथ इन कामों को करें, और हम पूरी तरह से समझ गए कि चलो क्लासरूम है, अब ये सोच ही नहीं रहे कि हम कहीं वीडियो में पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं। जो भी हरकत होगा बीच में, जो कुछ करना होगा, इधर जाना होगा उधर जाना होगा, जाएंगे आराम से, आपको पढ़ाते रहेंगे, आप आराम से पढ़ेंगे। तो कलकत्ता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिससे सर एलिजा एम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, और इसके 3 अपर न्यायाधीश थे जो चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइक। इसको भी समझिएगा थोड़ा सा, ये यहां पे समझना है। एक है चैम्बर्स, दूसरा लेमेस्टर और तीसरा हाइक। इस प्रकार भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई, और इस अधिनियम के उपरांत भारत में एक आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1773 के व्याप दोषों को दूर करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए आज हम शुरुआत किए हैं, यानी अब 1784 का हम लोग बात करेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, फिर हम लोग बात करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, फिर बात करेंगे 1858 का चार्टर, 58 का भारत शासन अधिनियम, फिर हम लोग बात करेंगे 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, और बाद में बात करेंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और ये पूरे चीजों को बताने के क्रम में जो भी इसके बैकग्राउंड में जो चीजें आएगी मॉडर्न इंडिया का, सपोज दैट 1909 की बात आएगी तो बंगाल विभाजन को बोलना पड़ेगा, 1909 की बात आएगी तो मुस्लिम लीग की स्थापना पर थोड़ा फोकस करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो कुछ भी सामने आते जाएगा उन चीजों को हम लोग खत्म करते जाएंगे, और इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। आज तक का काम यही है, बस आप लोग पढ़िए, और लास्ट में एक संवैधानिक विकास करके हम क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। एक एक आपसे लाइव आकर के आपसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, इधर से आंसर दीजिएगा तो हमें लग जाएगा कि चलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।